गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड के पिछले वीडियो में अपन ने फंजाई के एक जीनस अस्टिलेगो के बारे में अध्ययन किया था। इसी कड़ी में इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा के लाक्षणिक लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर। माइकोप्लाज्मा के भिन्न भिन्न नाम दिए गए थे, जिसमें पहला है PPLO जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा इसका नाम है बेडसोनिया, फंगस प्रारूप आदि। ये लाइक माइकोप्लाज्मा के अन्य नाम दिए गए हैं। अब इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो ये सजीव जगत के सर्वाधिक सूक्ष्म जीव है जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। आकार में ये गोलाकार या बहुरूपीय होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव जगत के बहुरूपीय या जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को संवर्धन माध्यम पर उगाया जा सकता है। इनकी वृद्धि के लिए स्टेरोल्स आवश्यक होते हैं। ये जैविक या एंटीबायोटिक जो पदार्थ है उनके प्रति प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन तथा क्लोराम्फेनिकोल के प्रति संवेदी या सेंसिटिव होते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 घंटे तक गर्म करने पर ये मृत हो जाते हैं। इनमें कशाभिकाओं का पूर्णतया अभाव होता है। इनका कोशिकीय संगठन जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, जिनमें वलयाकार एक गुणसूत्र उपस्थित होता है कोशिका में, और उसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक का पूर्णतः अभाव होता है। ये स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, मृत जीवी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं। पौधों में जब ये उपस्थित होते हैं तो ये फ्लोएम ऊतक के अंदर पाए जाते हैं। इनमें जनन प्रारंभिक काय या एलिमेंट्री बॉडीज़ के द्वारा होता है, और इनमें जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट या अनुपस्थित होता है। उदाहरण जैसे इसकी जातियों की बात करें तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, माइकोप्लाज्मा होमिनिस आदि। अब नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा की कोशिका संरचना। इसकी कोशिका संरचना कैसे होती है? जैसा कि अपन ने अभी पहले भी डिस्कस किया कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। ये एक कोशिक जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं पाए जाने के कारण इनकी जो आकृति है वो कोई विशेष नहीं होती, अर्थात ये इनकी आकृति परिवर्तनशील होती है, किंतु ये अधिकतर गोलाकार होते हैं जिनका व्यास 0.1 से 0.25 माइक्रोमीटर होता है। अब इनकी आकृति की बात करें तो कोशिका भित्ति के अभाव के कारण इनकी जो आकृति है वो निरंतर परिवर्तनशील होती है। अतः ये प्राकृतिक रूप से बहुरूपिक या प्लियोरोमॉर्फिक होते हैं। कुछ माइकोप्लाज्मा अनियमित संहतियों से लेकर तंतु समान तथा कभी कभी शाखित संरचनाओं के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ घुमावदार सीढ़ी के समान बल खाए हुए हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा कोशिका की EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना। इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रारूपिक जो जीवाणु कोशिका है उसके समान ही माइकोप्लाज्मा की संरचना होती है। हालांकि इसमें कोशिका भित्ति, कशाभिका, रोम, मीजोसोम, प्लाज्मिड आदि नहीं पाए जाते। इसकी कोशिका का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है,
जिसमें फर्स्ट है जीवद्रीवी कला। तो माइकोप्लाज्मा जो कोशिका है उसमें सबसे बाहर उपस्थित सजीव कला है, उसका नाम है जीवद्रीवी कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में अपन पीएम कहते हैं। ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है, अत्यंत लचीली होती है, इसी कारण कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती। सेकंड है कोशिका द्रव्य। जीवद्रीवी कला से घिरा हुआ जो कणिकीय व तरल पदार्थ है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसमें विभिन्न पदार्थ गोलीय अवस्था में और रचनाएं कणिकीय रूप में पाई जाती है। राइबोसोम। राइबोसोम इसमें 70 S प्रकार के होते हैं जो काफ़ी संख्या में होते हैं, और प्रत्येक राइबोसोम है वो 50 S और 30 S उप इकाइयों से निर्मित होता है। इनके चारों ओर कोई भी कला नहीं पाई जाती, अर्थात एक कला रहित कोशिकांग है। ये प्रोटीन तथा आरआरएनए की लगभग समान मात्रा से बने होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है। उपापचयज व प्रोटीन्स। लगभग 40 प्रकार के विभिन्न एंजाइम्स माइकोप्लाज्मा में ज्ञात किए गए हैं जो श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण व अन्य उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है वसीय पदार्थ। ये मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल तथा कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आरएनए। ये राइबोसोम में आरआरएनए तथा कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। कोशिका के शुष्क भार का 7 से 18% भाग बनाते हैं। नेक्स्ट डीएनए। ये सर्पिलाकार रूप में द्विकुंडलित होता है जो वलयाकार अणु है, कोशिका के शुष्क भार का 1.5 से 5% भाग बनाता है। ये केंद्रक कला से घिरा हुआ नहीं होता और न ही इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स तथा केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जीवाणु डीएनए की तुलना में इसमें G और C का अनुपात जो है वो कम होता है, जो लगभग 24 से 40% होता है। ध्रुवीय पिंड या ब्लेब। माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टियम में कोशिका कला में लगभग 1 या 2 उभार पाए जाते हैं जो उच्च एंजाइमी सक्रियता के स्थल होते हैं और संक्रमण के समय ये पोषिता की सतह पर स्थापित होने में इसकी सहायता करते हैं। इस स्लाइड के अंदर अपन माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद इसके अंदर इसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और दूसरा न्यूक्लिक आरएनए है और इसकी किस प्रकार आकृति होती है। माइकोप्लाज्मा में जनन। तो माइकोप्लाज्मा में अपन जनन के बारे में पहले भी इसमें लाक्षणिक लक्षणों में चर्चा की थी कि इसमें जनन विधियों का जो विस्तृत ज्ञान है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। कायिक या अलैंगिक जनन ही इसमें एकमात्र विधि है जिसके द्वारा जनन करता है। इसमें लैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है। अब जो जनन है इसमें वो सामान्यतः निम्न में से किसी एक विधि के द्वारा हो सकता है, जैसे प्रारंभिक काय या एलिमेंट्री बॉडी बन सकती है, बाइनरी फिजन या द्विविभाजन हो सकता है, या बडिंग व मुकुलन हो सकता है। फर्स्ट बात करते हैं प्रारंभिक कायों के द्वारा। तो प्रारंभिक कायों को मोरोविट्ज तथा टोर्टेलोटी 1962 में 2 वैज्ञानिकों ने इनको खोजा था प्रारंभिक काय को। इनका जो निर्माण होता है वो गोलाकार 0.1 माइक्रोन व्यास की ये संरचनाएं होती है जो 5 से 6 दिन में बड़ी होकर 1.04 माइक्रोन व्यास तक पहुंच जाती है। ये बड़ी कोशिकाएं विभाजित होकर नव कोशिकाएं अथवा इनमें भी प्रारंभिक कायों का निर्माण हो सकता है। सेकंड जो मेथड है द्विविभाजन। द्विविभाजन में माइकोप्लाज्मा कोशिका 2 टुकड़ों में खंडित हो जाती है और प्रत्येक खंड से पूर्ण माइकोप्लाज्मा कोशिका का निर्माण होता है। थर्ड विधि है मुकुलन। मुकुलन के अंदर जो माइकोप्लाज्मा की जनक कोशिका है उससे मुकुल नामक एक उभार विकसित होता है, बड बोलते हैं जिसे, जो पृथक होकर एक नई माइकोप्लाज्मा कोशिका का निर्माण करता है। अब आता है इसका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के अंदर ये इसके कोई लाभदायक आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है और ये हानिकारक
इसके कई महत्व है जो मनुष्य, पौधों और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। अब जैसे बात करें मनुष्य के अंदर, सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा जनित प्रमुख मानव रोग। मनुष्य के अंदर क्या क्या ये रोग उत्पन्न कर सकता है, इसको देखते हैं अपन। तो इसमें पहला मानव के अंदर जो होने वाला रोग है वो है जननांग शोथ। ये रोग माइकोप्लाज्मा होमिनिस तथा यूरियोप्लाज्मा यूरियोलेटिकम द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा है श्वसन नाल संक्रमण, जो कि माइकोप्लाज्मा की जो स्पीसीज है सेलाइवेरियम के द्वारा उत्पन्न होता है। थर्ड है नपुंसकता। ये रोग है माइकोप्लाज्मा की फर्मेंटेंस जाति के द्वारा। नेक्स्ट है अप्रारूपिक निमोनिया, जो कि माइकोप्लाज्मा निमोनी के द्वारा होता है। और लास्ट बीमारी है इसके अंदर संधि शोथ और गठिया रोग, जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। अब आता है माइकोप्लाज्मा जनित प्रमुख पादप रोग। पौधों में माइकोप्लाज्मा के द्वारा कई रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है एस्टर येलोज, सेकंड आलू का विचेज ब्रूम, थर्ड चंदन सूखी, फोर्थ डिजीज है कार्न स्टंट, फिफ्थ है शहतूत का वामन रोग, नेक्स्ट है ब्लूबेरी स्टंट, सेवंथ बैंगन का लघुपन रोग, 8 नंबर तिल का पर्णवता रोग, 9th पपीते का गुच्छित चूड़, 10 नंबर है नींबू का हरित रोग, 11 चावल का हरित वामन, टमाटर की व्रत नालिका, 13 कपास हरित या गम, और 14 है तंबाकू का पीत वामन। ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा पौधों में होने वाली डिजीज है। अब लास्ट आता है माइकोप्लाज्मा जनित प्रमुख जंतु रोग। जंतुओं के अंदर भी इसके द्वारा कई रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है गो क्लोरोनिमोनिया रोग। ये गाय तथा अन्य मवेशियों में माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस जाति के द्वारा उत्पन्न होता है। सेकंड है सिरानाल शोथ, जो कि कुक्कुटों में होता है, और ये माइकोप्लाज्मा मेलिग्रेडिस नामक स्पीसीज के द्वारा होता है। थर्ड है जननांग शोथ। ये पशुओं में माइकोप्लाज्मा बोविजिएनिटेलियम नामक जाति के द्वारा उत्पन्न होता है। फोर्थ नंबर है चिरकालीन न्यूमोनिया, जो कि सूरों में होता है, और ये माइकोप्लाज्मा हायोन्यूमोनी नामक जाति के द्वारा उत्पन्न होता है। लास्ट है संक्रामक स्तन्यता, जो कि भेड़ बकरियों में माइकोप्लाज्मा एगेलेक्टी नामक स्पीसीज के द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार माइकोप्लाज्मा का जो आर्थिक महत्व है वो केवल हानिकारक पहलू तक ही सीमित है। तो इस वीडियो में अपन ने माइकोप्लाज्मा के करैक्टरिस्टिक फीचर, उसकी स्ट्रक्चर, उसके जनन, और लास्ट में अपन ने उसके आर्थिक महत्व के बारे में जाना। सभी का धन्यवाद और शुक्रिया।